नमस्कार। आज के इलेक्शन स्पेशल में आपका स्वागत है। हमारे साथ है इस समय बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और इस चुनाव में बीजेपी के मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट अमित शाह। अमित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि लोग कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी इस चुनाव में बीजेपी के चेहरे हैं, प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हैं, तो चेहरे के पीछे जो चेहरा है वो है अमित शाह का। क्या यह सही है? जी नहीं, जरा भी सच से उसका कोई लेन देन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और मैं बहुत जूनियर कार्यकर्ता हूं। काफी लोग अब आप मिलकर, जूनियर नहीं है, एक जमाने में हुआ करते थे, अब आप जूनियर नहीं कह सकते। काफी लोग मिलकर काम करते हैं। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, हर स्टेट की, हर सीट की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है और हर स्तर पर कार्यकर्ता काम करता है। अमित भाई, आपको सबसे बड़ा स्टेट दिया गया है उत्तर प्रदेश, 80 सीट है। बगैर उत्तर प्रदेश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, इसलिए अमित शाह इस इलेक्शन में, जैसे मैंने कहा, क्रिटिकल है, मास्टर। देखिए, मैं न बनता तो कोई ना कोई बनता उत्तर प्रदेश का प्रभारी। इसमें इतनी बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं है और देश भर में माहौल है, अच्छा माहौल है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लोग कहते हैं, जैसे मैंने कहा, कि जब तक आपको 50 या 55 सीट या कम से कम 50 या 55 सीट नहीं मिलते, वो जो मिशन 272 है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए सारा जिम्मा आप पर है। ऐसा नहीं है, पूरे देश में हम चुनाव लड़ रहे हैं राजदीप जी। आप चीजों को, उत्तर प्रदेश आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश क्रिटिकल है। क्रिटिकल है, मैं मानता हूं और मुझे आनंद भी है कि मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मुझे आनंद भी है। पिछले चुनाव में 2009 में आपको केवल 10 सीटें मिली थी यूपी में। 2012 में असेंबली इलेक्शंस हुए, वहां भी आपका के नंबर्स अच्छे नहीं रहे। क्या वजह है कि आप समझते हैं इस बार आप वो 40-50 सीट की जो बात हो रही है कर पाएंगे? क्या रणनीति, क्या फर्क पड़ा है? फर्क में तो एक तो देश भर के माहौल का भी हमें फायदा मिल रहा है। जैसे पूरे देश में माहौल है, इसका फायदा उत्तर प्रदेश में भी मिल रहा है। यहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी से इसका भी फायदा मिल रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ठीक करने के लिए मुझे इन अ वे काफी समय मिला है और हम संगठन को ठीक कर पा रहे हैं। ये कब से कर रहे हैं? 12 महीने, 18 महीने से? मान लीजिए जुलाई से कर रहा हूं मैं, यानी करीब 1 साल से कर रहे हैं। 1 साल से। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं और ये भी कहा जाता है कि आपकी स्ट्रेटेजी एक स्ट्रेटेजी आपकी थी यूपी के लिए कि हिंदू वोट बैंक, जो अयोध्या के मूवमेंट में था, जबकि पार्टी एकदम नंबर 1 पे थी यूपी में, उसको कैसे वापस लिया जाए, कैसे वो हिंदू वोट बैंक एक बार फिर लिया जाए, और ये आपकी रणनीति की स्ट्रेटेजी थी। ये सही है? जी नहीं, हमने हर वोट पे काम किया है। हर वोट पे हमने काम किया है। कौन आता है, कौन नहीं आता है, वो एक समय का सवाल है, माहौल का सवाल है और पॉलिटिकल इक्वेशन का सवाल है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने सभी समाजों को साथ में लेने का प्रयास किया है। क्योंकि मैं कहूंगा कि मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए, उसके बाद एक पोलराइजेशन हुआ है, एक कम्युनल पोलराइजेशन हुआ, हिंदू वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, एक डिवाइड हुआ, जिसका फायदा आज बीजेपी को हो रहा है। सही या नहीं? खास करके पश्चिम यूपी में। देखिए, इस दंगों की पोलराइजेशन को फायदे नुकसान की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मगर मैं एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं, जहां तक दंगों का सवाल है, एक ही घटना के कारण दंगे हुए थे। उस घटना के समय अगर कानून के हिसाब से वोट बैंक की पॉलिटिक्स न करते हुए अगर प्रॉम्प्ट एक्शन लिए जाते तो दंगे नहीं होते। तो आप एक तरह से कह रहे हैं कि सरकार ने वोट बैंक की राजनीति की। आपके आलोचक कहेंगे कि आपने ऐसे 3 व्यक्तियों को टिकट दी जिनके खिलाफ एफआईआर है दंगों में, ऐसे 3 लोगों को बीजेपी की टिकट मिली, उनका स्वागत भी हुआ पब्लिक मीटिंग में। तो कहीं ना कहीं आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी या नहीं? देखिए, जहां तक इन 3 लोगों के स्वागत का सवाल है, दंगों के आरोपी है इसलिए स्वागत नहीं हुआ था। जैसे ही दंगों में उनके पर एफआईआर बनी, दूसरे ही दिन कोर्ट ने उनको बेल दे दिया। अब जरा सुन लीजिएगा, बेल देने के बाद काफी लोगों का बेल हुआ, 100-150 लोगों के, सब पार्टी के थे, बसपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे। मगर सिर्फ इन 3 कार्यकर्ताओं पे ही गुंडाधारा का केस लगाया गया। बेल का जजमेंट है कि इनके खिलाफ कोई मटेरियल नहीं है। उसके बाद में गुंडाधारा का केस लगाया। उसमें कोर्ट में नहीं जाना होता, बेल का प्रोविजन नहीं है।
इसके लिए जो अपील का एक ट्रिब्यूनल बना है वहां पर वो गए, वहां पर भी केस चलने के बाद ये सिद्ध हो गया कि इनके खिलाफ कोई मटेरियल नहीं है और उनको बरी किया गया। सरकार ने इन तीनों कार्यकर्ता की जो प्रताड़ना की थी, इसके लिए उनका सम्मान किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक इशारा दिया है कि हम हैं हिंदू समाज के रक्षक, सही है या नहीं? आप एक कंट्रोवर्सी में पड़ गए जब आपने एक भाषण दिया कि लोगों को कहा कि बदले की भावना से आप बटन दबाइए। राजदीप, आप बड़े सीनियर पत्रकार है, मुझे आनंद होता अगर पूरी टेक्स्ट मेरी आपकी ने पढ़ी होती। तो मैंने ऐसा नहीं कहा है कि दंगों का बदला दीजिए। दंगों का नहीं, आपने कहा कि जब बैलेट बॉक्स में जाके वोट देकर बदला लीजिए। सवाल किस चीज का बदला? आपने आगे नहीं सुना ना, आगे दिखाया भी नहीं। मैंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश के कंपैरिजन में पिछड़ गया है, पिछड़ेपन का बदला लेना है तो कमल पे वोट दबाइए। अब सुनिए, अब सुनिए, अब मुझे बोलने दीजिए ना, अब सुनिए। यहां महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, अगर आप इससे निजात पाना चाहते हैं तो कमल पे बटन दबाइए। हजारों एफआईआर गलत लोगों पे डाल दी गई है पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस के आधार पर, इसका अगर बदला लेना है तो आप कमल पे बटन दबाइए। एक बात, इसमें मैंने कहीं दंगों का जिक्र नहीं किया। दूसरी बात, जब इलेक्शन कमीशन ने इसका संज्ञान लिया, मैंने कहा कि भाई इसका इंटरप्रिटेशन का अधिकार इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन जो इंटरप्रिटेशन करेगा मैं उसको स्वीकार करूंगा। और मैंने इलेक्शन कमीशन को भी कहा कि मैंने कोई गलत आशय से कुछ नहीं बोला, मेरा पूरा टैक्स है। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन में आपने एक तरह से माफी मांगी है? नहीं, माफी नहीं मांगी है मैंने। इस दोनों बातें एक साथ स्पष्ट करी है। आप अगर उसको माफी के ढांचे में डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मैंने ऐसा कहा है, मेरा लेटर आज भी रिकॉर्ड पर है, मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी है। मैंने ऐसा कहा है कि मेरे बोलने की किसी भी बात से इस तरह का अर्थ नहीं निकलता है, ऐसा मेरा मानना है। मगर मैं मानता हूं कि चुनावी भाषणों के इंटरप्रिटेशन के लिए इलेक्शन कमीशन सर्वोच्च है। अगर इलेक्शन कमीशन का कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन होता है तो मैं मानता हूं कि भाई इलेक्शन कमीशन के इंटरप्रिटेशन को मैं स्वीकार करूंगा। एक दूसरा आरोप जो लगता है कि एक तरफ आप हिंदू वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, दूसरी जाति की राजनीति कर रहे हैं। 27 ओबीसी को आपने इस बार टिकट दी है। आपने अपना दल जैसे पार्टी के साथ समझौता किया क्योंकि कुर्मी वोट चाहिए। कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं कि ये भी आपकी रणनीति रही है यूपी में? एक तरफ धर्म की राजनीति, दूसरी तरफ जाति की राजनीति, दोनों आपने किया इस चुनाव में। देखिए, धर्म की राजनीति करने का सवाल ही नहीं है, आपका बनाया हुआ एक एजेंडा है। जाति की राजनीति का जहां तक सवाल है, मैं मानता हूं कि पिछड़े वर्ग को उठाने के लिए वहां से सशक्त प्रतिनिधित्व आना जरूरी था और तभी हमारे लिए यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए सब समाज में स्वीकृति की स्थिति बनती, इसलिए हमने इनको टिकट देने का प्रयास किया है। और उन पिछड़े वर्ग की जातियों से हमारे पास अच्छे विनेबिलिटी के क्राइटेरिया में फिट होते हैं ऐसे कार्यकर्ता भी थे। लोग क्योंकि मुझे कहते हैं कि अमित शाह ने बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं के से कहा है कि इस बूथ में कितने मुस्लिम हैं, कितने कुर्मी हैं, कितने यादव हैं, कितने दलित हैं, पूरा आपने आकलन उसका किया है। नहीं, ठीक है, किया है, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरफ आप कहते हैं कि सर्व धर्म समभाव और दूसरी तरफ यूपी में आकर आपको कास्ट पॉलिटिक्स करनी पड़ती है? कास्ट पॉलिटिक्स अब तक आप मुलायम और मायावती पर यह आरोप लगा। पहले समझ लीजिए, कास्ट पॉलिटिक्स नहीं है। मैं किसी एक कास्ट का वोट मांगता हूं तो कास्ट पॉलिटिक्स होती है, जो कि समाजवादी पार्टी और बसपा कर रहे हैं। मैंने किसी एक पार्टी का वोट कभी नहीं मांगा, ना मेरी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने मांगा। सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है, इसको कास्ट पॉलिटिक्स नहीं कहते। मैं एक आपसे पूछता, ये जो भय बनाया गया है एक तरह से कि अमित शाह आएंगे तो यूपी में दंगे होंगे, अमित शाह आएंगे, इसमें आपका बड़ा रोल है। मेरा कोई रोल नहीं है। आपका ही रोल है, मेरा सबसे बड़ा रोल आपका ही है। मैं आपसे एक बात तो स्वीकार कर लीजिए, आपका बहुत बड़ा रोल स्वीकार नहीं करूंगा। पर ये जो भय लोगों में फैला गया, खास करके मुसलमानों में, कि अमित शाह ऐसे आएंगे तो कहीं ना कहीं दंगे करवाएंगे। देखिए भैया, मैं 12 महीने से यहाँ हूँ। मेरे आने के पहले 45 दंगे हुए थे, मेरे आने के बाद भी 45 दंगे हुए। दंगे कोई व्यक्ति नहीं करा सकता। सरकार अगर ठीक तरह से शासन करे तो दंगे नहीं होते। तो ये छवि कैसी बन गई है? मैंने कहा था आपका रोल है, मेरा कोई रोल नहीं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। एक और आपकी स्ट्रेटेजी थी कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी को लड़वाओ।
केवल गुजरात में नहीं, वाराणसी में भी, ताकि उसका एक तरह से प्रभाव पड़े पूरे पूर्वांचल में। यह स्ट्रेटेजी थी कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी को लाना पड़ेगा। इस बार लाना पड़ेगा नहीं, लाना चाहिए। क्यों? इसलिए लाना चाहिए कि ये एक ऐसा स्टेट है जो आज भी पिछड़ा हुआ है, और जिसको बीमारू स्टेट साच अर्थ में कह सकते, ऐसा एक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर नरेंद्र भाई हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं और वो यहां से चुनाव लड़ते हैं, और इसका फायदा अगर उत्तर प्रदेश को होता है, तो न केवल उत्तर प्रदेश, देश के 10 साल तक ग्रोथ रेट डबल डिजिट में रहेगी अगर उत्तर प्रदेश का विकास होता है। ये वोटों के लिए नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में पूर्वांचल में आपको केवल 4 सीटें आई, आपको वो सीटें बढ़ानी है। पूरे उत्तर प्रदेश में 10 सीटें आएगी भैया, सबसे ज्यादा पूर्वांचल में आई है। लेकिन नरेंद्र मोदी आते हैं वाराणसी, जो इस समय कांटे की टक्कर बन रही है, ऐसा ऑपोजिशन कह रही है। अरविंद केजरीवाल एक तरफ है, अजय राय दूसरी तरफ है, आम आदमी पार्टी के लीडर, और कांग्रेस ने भी एक बाहुबली को टिकट दिया है। कोई डर है कि कहीं वाराणसी एक हाई रिस्क स्ट्रेटेजी आपने अपनाई है? देखिए, हम लोग बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते हैं। हर पार्टी को अपना कैंडिडेट खड़ा रखने का अधिकार है, और जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है और वाराणसी सीट का सवाल है, राजीव जी, आपको मालूम होना चाहिए कि जब नामांकन किया उसी दिन सीट का परिणाम तो आ चुका है। ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? क्योंकि उस दिन आपने ये भी कहा कि अब सुनामी आ गई है। 16 तारीख को 12 बजे मुझे फोन करिएगा, चूकिएगा मत। मैं जरूर आपको फोन करने वाला हूं, मैं आपको टीवी चैनल पर लाऊंगा। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में हूं, या आपका आकलन ठीक है? कितने वोटों से जीतेंगे? मैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इस चुनाव में वाराणसी में केवल नरेंद्र मोदी जीतने हारने का सवाल नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी मात्रा से जीते। देखिए, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, कि यहाँ पर शीघ्र कवि है। उन्होंने मुझे फोन किया था रैली देखने के बाद, नामांकन देखने के बाद, कि भैया यहाँ 16 तारीख को मतगणना नहीं होनी है, जनगणना होनी है। आपको कहीं ये नहीं, अरविंद केजरीवाल का डर नहीं है जिस तरह से वो कैंपेन करने जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ हिंसा भी शुरू हुई है बीजेपी और आपके समर्थकों में, जो पहले बनारस में नहीं हुआ करती थी। ये बड़ा एक चुनाव एक तरह से एक, अरे छुटपुट कुछ घटनाएं हुई है, इसको हिंसा नहीं कहते। होता है चुनाव में कई बार, और उसको रोकने का भारतीय जनता पार्टी ने ठीक से प्रयास किया है, जहां तक हमारा सवाल है। क्योंकि कुछ मुझे ये भी कहा गया है कि आपने सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को कहा है चलो वाराणसी। अगर ये बड़ी आसान सीट है तो सबको क्यों बुला रहे हैं? नरेंद्र भाई खुद तो देश भर में घूम रहे हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन ठीक नहीं, सभी नेता वाराणसी नहीं आ रहे हैं। पूर्वांचल की सभी सीटों पर जो बाकी है, वो 32 की 32 सीटों पर नेता हमारे जाएंगे। तो आपको पूरा, आप निश्चिंत है कि वाराणसी में मोदी जी आए, खुद आए, प्रचार करें या न करें, इलेक्शन इज ओवर, वाराणसी का चुनाव खत्म? अगर ऐसा ना होता तो मैं आपके साथ 1 घंटा जाया न करता ना। अमित भाई, ये बताइए, दूसरी एक सीट आती है और जो प्रतिष्ठा की लड़ाई लोग कहते हैं, वो है अमेठी की सीट। अमेठी की सीट में क्या आप वाकई समझते हैं कि एक तरह से आप रेस में हैं, आप राहुल गांधी को हरा सकते हैं? देखिए, अमेठी कांग्रेस पार्टी की पुश्तैनी सीट है, उनकी फैमिली की पुश्तैनी सीट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर इस बार के इलेक्शन का जहां तक सवाल है, अमेठी में भी परिवर्तन का माहौल दिखाई पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सीट को जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और उसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि लड़ाई कांटे की है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अब एक तरह से प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली पर अपना फोकस किया है। क्या उसके बाद आपको लगता है स्थिति बदल गई है? न केवल अमेठी रायबरेली में, लेकिन पूरे 7 तारीख का जो चुनाव हो रहा है और 12 तारीख का चुनाव हो रहा है, उसमें फर्क पड़ा है प्रियंका के आने से या नहीं? प्रियंका जी हर बार चुनाव प्रचार करती है, गत विधानसभा में भी चुनाव प्रचार नहीं, वो कह रही है बीजेपी मुझसे, जब से मैं आई हूं बीजेपी चूहों की तरह अब दौड़ रही है। आप डरते हैं प्रियंका फैक्टर से? आपको कोई डर इस चुनाव में आपके कैलकुलेशंस में? नहीं, थोड़ी टीआरपी आपकी बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। आप केवल उसको टेलीविजन स्टार मानते हैं, आप उसको सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानते? मैंने टेलीविजन स्टार नहीं कहा। नहीं, आपने कहा टीआरपी बढ़ती है। टीआरपी घटनाओं से बढ़ती है, मैंने टेलीविजन स्टार नहीं कहा। मैं मानता हूं कि हर एक को अपना प्रचार करने का अधिकार है, और वो अपने
माता जी के और भाई के क्षेत्र में प्रचार करिए, इसमें हमें क्या आपत्ति हो सकती है? हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो भी वो कहती है उसका कुछ ना कुछ उसी दिन कई रिस्पांस आ जाता है बीजेपी का। मोदी जी खुद रिस्पॉन्ड करते हैं प्रियंका जी को। क्या आप उनको ज्यादा अहमियत दे रहे हैं या डर रहे हैं उनसे? डरने का सवाल ही नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तो चुनाव लड़ रहे हैं भैया, डरने का कहां सवाल आता है? इतनी बड़ी सरकार है, उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों डरे हम लोकतंत्र की व्यवस्था में तो भरोसा आप डरते नहीं? प्रियंका गांधी का कोई डर नहीं है? किसी का डर नहीं होता। हम हमारी बात रखते हैं, वो उनकी बात रखते हैं। ये बताइए कि आपने जब नामांकन नरेंद्र भाई ने भरा वाराणसी में, आपने कहा कि अब देश में सुनामी है। आप वाकई मानते हैं कि देश में सुनामी है? जी, आप मानते हैं? क्योंकि सुनामी का अर्थ यह भी होता है कि सुनामी के बाद डिस्ट्रक्शन भी बहुत होता है। हाँ, तो और पार्टियों का होगा ही। क्योंकि अब तक आप वेव कह रहे थे, अब वेव के बाद आप सुनामी कहने लगे। हमारी विरोधी पार्टियों का होगा, देखिए बड़ा नुकसान होगा। इतना जो कॉन्फिडेंस मैं आपके आवाज में आज देख रहा हूं, ये कहां से आपको आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस पब्लिक में से आता है। क्योंकि आपके विरोधी कहते हैं, कई कहते हैं, ये जो वेव है ये टेलीविजन स्टूडियो में मैन्युफैक्चर्ड वेव है। ये बीजेपी लगातार प्रचार करने के बाद ये एक मैन्युफैक्चर्ड वेव है, ये जनता की वेव नहीं है। आपने मैन्युफैक्चर किया है क्या? आप भी तो स्टूडियो में है। नहीं, मैं ही पूछ रहा हूं। मैं तो आपको पूछ रहा हूं कि विरोधी कह रहे हैं कि टेलीविजन ने मैन्युफैक्चर किया, तो बार भी किया होगा। क्योंकि बार बार हम लोग नरेंद्र मोदी को दिखाते हैं तो आलोचक कहते हैं आपने एक हवा बना दी है नरेंद्र मोदी की। वाकई स्थिति जो खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश हो या कहीं, वैसी नहीं है। ये अर्बन फिनोमिनन है, ये केवल सिटीज में है, गांवों में नहीं है। राजीव जी, आप मुझे बताइए, आपने कितने कांग्रेसी नेताओं को चुनाव शुरू होने के बाद इंटरव्यू करा? कई। ठीक है, आपको लगता है, कोई मानता है कि उनका बहुमत आएगा? सच में लगता है क्या? बोलना तो ठीक एक बात है। कांग्रेस छोड़िए, लोग कहते हैं कि किसी भी पार्टी 272 का जो टारगेट है उससे कम आ सकते हैं। और ये जो एक हवा बनाई गई है, और ये इंडिया शाइनिंग नंबर 2 हो सकता है। चलिए, अब इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? मैं मानता हूं कि हम बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। 272 प्लस के टारगेट को हम अचीव करेंगे। 272 प्लस के टारगेट को अचीव करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो कोई प्लान बी है? अगर आप नहीं अचीव करते, अगर आप 220 या 200 पर आपकी गाड़ी रुकती है, तो क्या आप नरेंद्र मोदी के जगह किसी और को प्रधानमंत्री के लिए दावेदार रख सकते हैं जो एक्सेप्टेबल हो सहयोगियों को? देखिए, सवाल ही नहीं है। मैं कहता हूं कि 272 प्लस ही आएंगे, प्लान बी सोचने का सवाल ही नहीं, कोई जगह ही नहीं। तो कोई प्लान बी नहीं है? कोई दूसरा नेता बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ऐसा कहा कोई प्लान बी बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 272 प्लस आने वाली है। ये बताइए अमित भाई, आपकी एक के 2 इमेज है मीडिया में। एक है, जैसे मैंने कहा, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। दूसरा है कि रूथलेस आदमी है अमित शाह, कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं राजनीति में। असली अमित शाह कौन है? देखिए, जहां तक पार्टी की स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने का सवाल है, मैं रूथलेस हूं। ये बात आप कह रहे हैं क्योंकि मैं ही कह रहा हूं ना, कोई और क्या कहेगा? पार्टी को चुनाव जिताने के लिए मैं रूथलेस होता हूं, पार्टी की स्ट्रेटेजी के इंप्लीमेंटेशन के लिए मैं रूथलेस होता हूं, और कार्यकर्ताओं के साथ कड़ाई से काम लेने के लिए मैं रूथलेस होता हूं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कई सालों से कई विवाद में आप घिरे हैं। ठीक है, आपके ऊपर इल्जाम हुआ था फेक एनकाउंटर्स केस में, आपको जेल भी जाना पड़ा, अभी भी आप बेल पर हैं। आपके खिलाफ अब जासूसी का भी मामला उठा है और कहा गया है कि आप साहेब के इंस्ट्रक्शंस पर करते थे। ये बताइए, आप इतने विवादों में क्यों पड़ते हैं? फेक एनकाउंटर, जासूसी, क्या बात है अमित शाह की? अब मुझे विवादों में डाला गया है ऐसा मैं मानता हूं। जहां तक फेक एनकाउंटर का सवाल है, ये शुरू से गुजरात के अंदर जितने भी एनकाउंटर हुए, इसके लिए एक पॉलिटिकल अप्रोच लेकर भारत सरकार चली है, इसके कारण ये घटनाएं हुई हैं। मैंने कई बार इस बात को मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने भी रखा है, आज आपके सामने भी रख देता हूं। उसी कालखंड में जब मैं गृह मंत्री था, पूरे देश भर में 1500 के आसपास एनकाउंटर हुए और गुजरात में सबसे कम हुए 17 हुए, और गुजरात के 17 एनकाउंटरों की जांच हो रही है और बाकी देश के एक ही एनकाउंटर की जांच हो रही है। आप इसको ठीक मानते हैं क्या?
तो आप समझते हैं कि साजिश है आपके खिलाफ? जी, मैंने तो कई बार कहा है, मेरी पार्टी ने भी कहा है। कौन है इसके पीछे? अमित शाह के पीछे कौन? मेरे पीछे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई थी 2002 के बाद, आज अमित शाह कह रहे हैं साजिश हो रही है। मेरे पीछे ऐसा नहीं है, भारत सरकार की साजिश है कि गुजरात सरकार को बदनाम कर कर एक अच्छा सुशासन का मॉडल बना है, उसको एक डाइवर्ट कर कर अलग रास्ते पे चर्चा को ले जाए। ये बताइए अमित भाई कि कहीं ना कहीं जासूसी का जो मामला उठा, अब तो सरकार कह रही है हम कमीशन बनाएंगे, एक जज के अंडर एक कमीशन बनाएंगे। कहीं कहीं आपको लगता है कि आपको ट्रैप करने की कोशिश हो रही है कि अमित शाह को अब सही जवाब देना पड़ेगा, क्या वाकई जासूसी हुई थी या नहीं? राजदीप जी, ऑलरेडी कमीशन बना हुआ है। एक बात हमने ही बना है, गुजरात सरकार ने बनाया। गुजरात सरकार ने। केंद्र कहती है इस कमीशन में हमारा कोई विश्वास नहीं है। केंद्र के विश्वास की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, चुनाव की घोषणा के बाद जब सबको मालूम है कि सरकार बदलने जा रही है, तब इस चीज का कमीशन बनाना पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस के अलावे और कुछ नहीं। तो आप इसको स्क्रैप करेंगे अगर आपकी सरकार बनती है? अरे भाई, हम क्या करेंगे, उनको बनाने तो दो। अभी आपको डर नहीं है कि कहीं ना कहीं आप किसी लीगल इश्यू में ट्रैप हो जाए? देखिए, 3 बार इन्होंने कमीशन की घोषणा करी और 7 महीने में 3 बार करी, अब तक तो नहीं बना। देखिए अब आगे क्या होता है। आपको ये जो जासूसी का मामला है, इसमें सत्य क्या है? आपने फेक एनकाउंटर के बारे में मुझे कहा, जासूसी के मामले में क्या सत्य क्या है? क्योंकि टेप्स निकले हैं। जो भी सत्य है मैं जो कमीशन का गठन हुआ है उसके सामने बताऊंगा। मेरा ये मानना है कि मामला इतना ही है कि उस व्यक्ति को, उस महिला को सुरक्षा दी गई या सर्वेलेंस किया गया है। एक बार कमीशन तय कर ले कि सुरक्षा थी या सर्वेलेंस, अपने आप सब चीजें तो जो टेप्स दिखाते हैं उससे लगता है कि ये सर्वेलेंस थी। ये पूरा सच नहीं है ना। तो सच बताइए। नहीं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आपने ही डिमांड करी थी। मैंने देखा था आपका कार्यक्रम कि न्यायिक जांच आयोग बैठना चाहिए। अब न्यायिक जांच आयोग बैठने के बाद आपका पूछना भी उचित नहीं और मेरा जवाब देना भी उचित नहीं है। अमित भाई, ये बताइए कि क्या आपकी राजनीति अब गुजरात के बाहर उठकर अब आप एक नेशनल लीडर बन गए हैं? मानो या ना मानो, अब आप एक नेशनल लीडर बन गए हैं। कल अगर बीजेपी की सरकार बनती है, क्या मैं ये मानकर चलूं कि अमित भाई नंबर 2 होंगे इस सरकार में? एक तरह से एक पावरफुल पर्सन बने। लोग कहते हैं पीएमओ में मिनिस्टर अगर कोई होगा तो वो अमित शाह होगा। देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, आज तक कभी मुझे क्या काम करना है वो फैसला मैंने नहीं किया, पार्टी ने किया है। एक बात, और मुझे पार्टी ने अभी महासचिव बनाया है, 2 साल का टर्म बाकी है और मेरे काम से मुझे बड़ा संतोष भी है। आप कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनना चाहते? मुझे बड़ा संतोष भी है और गौरव भी है। मेरे काम का फैसला कभी मैं नहीं करता, मेरी पार्टी करती, और मेरी पार्टी में सभी का फैसला पार्टी करती। ये बताइए, आप और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? जैसे मैंने शुरुआत में कहा, लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी चेहरा है, अच्छे वक्ता है, मुख्यमंत्री है, लेकिन पीछे जो है एक तरह से अमित शाह का हाथ है। ये एक पार्टनरशिप है, क्या मैं मानूं? ये एक गुजरात की पार्टनरशिप है जो अब नेशनल लेवल पर आ गई। मैं स्पष्ट कर दूं, जहां तक मेरा और मोदी जी के रिश्ते का सवाल है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। नेता और कार्यकर्ता के बीच में जो रिश्ता होता है वो मेरे और मोदी जी के बीच में एक बात। और जहां तक नंबर 2 का सवाल है या स्ट्रेटेजिस्ट का सवाल है, ये आप लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर बातें करी है भैया। मैं सीधा साधा काम करने वाला किसी भी बीजेपी नेताओं से पूछता हूं क्या हो रहा है चुनाव में, तो वो कहते हैं अमित भाई से बात करिए। ये कोई नहीं, आप अपने आप को नहीं, कुछ तो बदला है। पिछले 1 साल में कुछ तो बदलाव आया है। हो सकता है यूपी के लिए आपने पूछा हो, तो यूपी के लिए स्वाभाविक है मुझे पूछने के लिए कहेंगे, क्योंकि मैं यूपी का प्रभारी हूं। मुझे उसमें कोई परहेज भी नहीं है, मुझे ही पूछना चाहिए। आपकी अगली एम्बिशन क्या है? क्या है आपकी अगली एम्बिशन? क्या बनना चाहेंगे? मेरे मन में तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अमित शाह क्या बनना चाहेंगे? मेरे मन में तो एक ही एम्बिशन है, राजदीप सरदेसाई मुझे ठीक से समझ ले, बस, और कोई एम्बिशन नहीं है। आपकी एम्बिशन है कि राजदीप सरदेसाई आप लोग ठीक से समझ ले, बस, और कोई एम्बिशन नहीं है। आपने ये इंटरव्यू में बहुत कुछ हमें से एक तरह से आपका एक चेहरा दिखाया है और सीखने का मौका दिया है। जी जी जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित शाह। हम आपसे बात करेंगे 16 तारीख को ठीक 12 बजे 1 बजे के बाद करिएगा। 1 बजे के बाद करेंगे आपसे बात। अमित शाह, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।